गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी लेखों में किस्तों में राशि प्राप्त करना अर्थात अंशों के निर्गमन में किस्तों में रकम मांगी जाएगी और साथ में संपूर्ण रकम प्राप्त न होने वाले प्रश्न आज आपको सॉल्व करना है। तो प्रश्न पर ध्यान देना है। प्रश्न है, महामाया कंपनी ने 20 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। राशियाँ इस प्रकार देय थी: 10 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर और शेष 5 रुपया प्रथम याचना पर या तो प्रति अंश याचना पर करके दिया है। 400 अंशों के एक धारक से याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। कंपनी की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है। अर्थात यहाँ पे 20 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए हैं कंपनी ने और जो आवेदन पर रकम और आवंटन पर रकम आपको प्राप्त हो चुकी है, परंतु याचना पर एक ही याचना यहाँ पे मंगाई गई है। उस याचना पर 400 अंशों के एक धारक के द्वारा याचना की रकम प्राप्त नहीं हुई है, बाकी अंशों पर याचना की रकम प्राप्त हो चुकी है। इन्हीं जो भी सूचना है उसका प्रभाव प्रविष्टियों में कैसे दिखेगा उस पर आपको विचार करना है। तो सबसे पहले तो आवेदन की रकम प्राप्त होती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करके प्रविष्टि करोगे। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से 10,000 अंशों पर 10 रुपये की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो इस टाइप की पहली प्रविष्टि करोगे। फिर उसके बाद यही जो रकम होती है वह आपको अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करनी पड़ती है और इस कारण से अगली प्रविष्टि जो होगी वो रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अर्थात समतांश आवेदन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से। अंशों का प्रकार जोड़ना अच्छा होता है, इसलिए अंशों का प्रकार अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो समतांश करके शब्द आप लिख सकते हो। तो सेकंड नंबर की प्रविष्टि आप लिखोगे अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से या तो समतांश आवेदन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से। तो उसे दिखाने के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करके प्रविष्टि करोगे। वही जो भी आवेदन रकम थी वह आप यहाँ पे अभी अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित कर रहे हो। फिर उसके बाद आवंटन देय होगा। आपको पहले ही बता दिए गए थे कि आवेदन तो पहले प्राप्त होता है पर आवंटन के बारे में जनता को जानकारी नहीं होती है, उनको सूचना देनी पड़ती है, सूचित करना पड़ता है। फिर वही सूचना से फिर जनता आवंटन के लिए रकम भेजना शुरू करती है, तो पहले उनके पास सूचना जाती है। तो सूचना देने के लिए आपको ये आवंटन देय करना पड़ता है और इसलिए तीसरे नंबर की प्रविष्टि करेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से समतांश आवंटन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से 10,000 अंशों पर 5 रुपये की दर से आवंटन देय होने हेतु या तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करके लिखोगे बिंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट ₹5। तो इस टाइप की ये थर्ड प्रविष्टि होगी। 10,000 गुना 5 50,000 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे। फिर उसके बाद आवंटन की रकम के लिए कोई आपको संदेह नहीं रखना है क्योंकि सभी अंशों पर आवंटन की रकम प्राप्त होगी और इसी कारण से चौथे नंबर की प्रविष्टि करोगे बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाते से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। तो अर्थात आवंटन की रकम प्राप्त होने तो जो भी रकम आपने मांगी है वह रकम आपको प्राप्त होगी, इसलिए 50,000 रुपया 10,000 गुना 5 की दर से दोनों पक्षों में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रथम याचना या तो सिर्फ याचना करके उल्लेख है प्रश्न में, तो अंश याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से करके 5वें नंबर की प्रविष्टि करोगे। अंश याचना में प्रथम अंतिम द्वितीय ऐसे कोई भी शब्द नहीं है तो आप सिर्फ याचना करके भी शब्द लिख सकते हो। तो समतांश याचना खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से ये 5वें नंबर की प्रविष्टि रहेगी। आपको स्पष्टीकरण लिखना है 10,000 अंशों पर 5 रुपये की दर से याचना देय होने हेतु शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹5। तो इस टाइप की ये 5वें नंबर की प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद प्रश्न में जो सूचना थी कि याचना की रकम 400 अंशों के धारक द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात 400 अंशों पर छोड़कर बाकी अंशों पर आपको क्या रहेगा, याचना की रकम प्राप्त होगी। अभी वही 400 अंशों का इफेक्ट दिखाने के लिए आपको 6वें नंबर की प्रविष्टि करनी है बैंक खाता डेबिट अवशिष्ट याचना खाता डेबिट अंश प्रथम याचना खाते से प्रथम और अंतिम याचना खाते से। अवशिष्ट याचना मतलब कि जो भी रकम आपको प्राप्त नहीं होती है, चाहे आवंटन की रहो चाहे किसी भी याचना की रहो, प्रथम द्वितीय अंतिम किसी भी याचना की रकम अगर प्राप्त नहीं होती है तो उस समय अवशिष्ट याचना खाता खोला जाता है जो
आपको डेबिट में दिखाना पड़ता है, क्योंकि इस समय कंपनी की हानि होती है और आप जानते हो हानि का खाता नाम मात्र खाते के नियम के अनुसार डेबिट होता है और इसीलिए अवशिष्ट याचना खाता भी डेबिट होगा। तो प्रश्न में 400 अंशों पर राशि नहीं मिली है, इसलिए 400 अंशों की जो रकम है 5 गुना 400 अर्थात 2000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स मतलब कि अवशिष्ट याचना खाते के डेबिट में दिखेगी। और बाकी जो रकम है, आपने जो रकम मांगी है 50,000 रुपये आपने मांग की है, देय हुआ है, तो 50,000 में से 2000 रुपया प्राप्त नहीं होगा तो कितना प्राप्त होगा? 48,000 रुपया प्राप्त होगा। अर्थात 400 अंशों पर रकम प्राप्त नहीं हुई है, पर 10,000 अंशों में से 400 को घटाते हैं तो 9,600 अंशों पर रकम आपको प्राप्त होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो रहेगा 9,600 गुना 5 रुपया 48,000 रुपया बैंक खाता डेबिट होगा। अवशिष्ट याचना खाता डेबिट होगा आपका 400 गुना 5 रुपये की दर से मतलब कि 2,000, और प्रथम और अंतिम याचना खाते से 50,000 रुपये क्रेडिट में लिखोगे। स्पष्टीकरण में लिखोगे 400 अंशों को छोड़कर शेष पर याचना राशि प्राप्त होने हेतु। तो being received first and final call on 9,600 shares and arrears recorded on 400 शेयर्स, अर्थात अवशिष्ट याचना 400 अंशों पर रहने हेतु करके है 9,600 पर याचना प्राप्त होने तथा 400 अंशों पर अवशिष्ट याचना रहने हेतु बैंक खाता डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, अंश याचना खाते से, इस प्रकार की ये प्रविष्टियां हैं। तो जब कभी भी रकम प्राप्त नहीं होती, किसी भी प्रकार की आवंटन या तो याचना में ही ये दुविधा आती है, तो रकम प्राप्त नहीं होती है तो बैंक खाता डेबिट के साथ साथ आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट करना है। बैंक खाता डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स मतलब कि अवशिष्ट याचना, जो भी रकम प्राप्त नहीं होती है उसको हम अवशिष्ट याचना करके यहाँ पे शब्द देते हैं अंश निर्गमन में। तो इस प्रकार के ये प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों की आपको रिवीजन करना है।